40 से 50 तलबा से शुरू होने वाली तहरीक ने बांग्लादेश की हुकूमत का तख्ता पलट दिया। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में हालात बहुत नासाजगार रहे हैं। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट एक दूसरे के आमने सामने थे। इन स्टूडेंट्स की तहरीक को रोकने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगाया। हजारों स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया। इन निहत्ते स्टूडेंट्स पर स्ट्रेट फायर्स किए गए। इन स्टूडेंट्स के खिलाफ जदीद वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। आंसू गैस की शेलिंग की गई और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तहरीक में तकरीबन 300 से 350 स्टूडेंट्स अपनी जान की बाजी हार गए। जैसे ही स्टूडेंट्स की तहरीक ने जोर पकड़ा तो बांग्लादेश की हुकूमत ने इन स्टूडेंट्स के खिलाफ पुलिस का बेदरीग इस्तेमाल किया और इसके बावजूद भी जब हालात काबू में नहीं थे तो आर्मी को बुलवा लिया गया। बांग्लादेश में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और गवर्नमेंट की तरफ से शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए गए। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से ये तहरीक शुरू हुई और ये तहरीक देखते ही देखते इतनी बड़ी कैसे हो गई कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की तहरीक का आगाज 5 जून सन 2024 को हुआ। ये तहरीक हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद शुरू हुई। हाई कोर्ट के इस ऑर्डर में बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम को बहाल कर दिया गया। ये तहरीक चंद स्टूडेंट्स से शुरू हुई जिन्होंने इस ऑर्डर के खिलाफ आवाज बुलंद की। आहिस्ता आहिस्ता इस तहरीक में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स मिलते गए। इन स्टूडेंट्स ने रोड्स को ब्लॉक किया और कोटा सिस्टम को खत्म करने की मांग रखी। बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी की गवर्नमेंट थी और ये गवर्नमेंट सन 2009 से अब तक चली आ रही थी। इस अवामी लीग पार्टी का एक स्टूडेंट विंग है। इस विंग को छात्रा लीग कहा जाता है। इस छात्रा विंग के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स पर कई मकामात पर हमले किए। इस छात्रा विंग के मेंबर्स को पुलिस की पूरी सपोर्ट हासिल थी। ये सब देखने के बाद वो स्टूडेंट्स जो पहले सिर्फ कोटा सिस्टम के खिलाफ थे अब गवर्नमेंट और पुलिस के खिलाफ भी खड़े हो गए। अभी ये सब थमा नहीं था कि 14 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक और बयान दे दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर फ्रीडम फाइटर्स को जॉब नहीं दी जाएगी तो क्या रजाकारों को दी जाएंगी। इस बयान के बाद प्रोटेस्टर्स के गुस्से में मजीद इजाफा आया। ये रजाकार वर्ड बांग्लादेश में एक गाली की तरह समझा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? हम इस वर्ड की हिस्ट्री जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि साल 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था। उस वक्त बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता था। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान बहुत ज्यादा फासला था। इन दो खित्तों के दरमियान इंडिया मौजूद था। इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान में लैंग्वेज डिफरेंसेस भी थे। ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का काफी ज्यादा जोर था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान यानी कि मौजूदा पाकिस्तान में डिफरेंट पार्टीज मौजूद थी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था और पाकिस्तान के आर्मी चीफ याहिया खान थे। जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी ने ईस्ट पाकिस्तान से 169 में से 167 सीट्स हासिल कर ली। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स ही तकरीबन 300 थी, जिनमें से 167 शेख मुजीब को मिल चुकी थी। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान में शेख मुजीब की हुकूमत आराम से बन रही थी, लेकिन उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को ये मंजूर न था। ये सब देखने के बाद बांग्लादेश में शेख मुजीब ने एक तहरीक का आगाज किया। 7 मार्च 1971 में शेख मुजीब ने पाकिस्तान से अलग होने का इशारा दे दिया और 23 मार्च को बांग्लादेश के काफी घरों के ऊपर बांग्लादेश का नया झंडा लहरा दिया गया। ये सब देखने के बाद ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया। इस मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होने से रोकना था। अगले तकरीबन 9 महीने तक बांग्लादेश में ये जंग चलती रही। ये जंग लड़ने के लिए बांग्लादेश में कुछ आर्मी यूनिट्स बनाए गए और इन आर्मी यूनिट्स को ही फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है। और इनके बरक्स बांग्लादेश में कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और वो पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते थे। ऐसे ग्रुप्स को रजाकार कहा गया। इस जंग के आखिरी हिस्से में बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट भी हासिल हो गई और ऐसे ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। अब क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स की ही वजह से बांग्लादेश आजाद हुआ था तो शेख मुजीबुर रहमान ने
बांग्लादेश की सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर्स का 30% कोटा रख दिया। इसके बाद साल 1997 में ये कोटा बढ़ाकर फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी इस कोटे में हिस्सा दिया गया और इसके बाद यही कोटा सन 2010 में फ्रीडम फाइटर्स के पोते और पोतियों तक बढ़ा दिया गया। अब यही वो बात थी कि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने इस तहरीक को चलाया। इन स्टूडेंट्स का कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे कुछ ना करके भी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेते हैं, जबकि आम स्टूडेंट मेहनत करके भी मेरिट नहीं बना पाता। सन 2018 में स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ प्रोटेस्ट शुरू हुए, जिसकी वजह से शेख हसीना ने इस कोटे को खत्म कर दिया। लेकिन 5 जून को बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने फ्रीडम फाइटर्स के लिए इस कोटे को दोबारा से बहाल कर दिया। इसके बाद मुल्क भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हालात जब बहुत ज्यादा खराब हो गए तो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम फाइटर्स का ये कोटा 30% से कम करके 5% पर कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स ने डिमांड रखी कि वो तब तक वापस घर नहीं जाएंगे जब तक उनके उन साथियों को जिन्हें अरेस्ट किया गया है रिलीज नहीं किया जाता। और स्टूडेंट्स की तरफ से दूसरी शर्त ये रखी गई कि जिन जिन इलाकों में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से स्टूडेंट्स पर जुल्म किया गया है वो सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स अभी रिजाइन करें। लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इन शराइत को नहीं माना, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये प्रोटेस्ट मजीद बढ़ती गई। 5 अगस्त 2024 में जब हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने शेख हसीना से इस्तीफा डिमांड किया और अवाम का गुस्सा देखकर शेख हसीना रिजाइन करके इंडिया फरार हो गयी।